है। मैं चाहती हूँ जो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है और जो तुम्हारा जोश है, जो तुम्हारी एक्टिवनेस है, वो पूरे साल ऐसी रही, एटलीस्ट जब तक तुम नीट में एक अच्छे रैंक के साथ नहीं मिलते मुझसे, तब तक ये जो अपना जोश है वो ऐसे ही बनाए रखो इसको। और बी काइंड टू एवरीवन, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। टेंशन होती है, देखो नॉर्मल है इस टाइम पे, स्पेशली फॉर 12th क्लास। इस टाइम पे होता है थोड़ा सा, है ना, टेंशन होता है, नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमारे ऐसे दिन भी चले जाते हैं, हम सारा ओवर थिंक करने में ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ अभी भी होता है ऐसा कई बार, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन आपने निकाल दिया उसके बाद देखो, अगर आप एक दिन ऐसा पूरा सोचने में निकाल दे रहे हो ना, तो उसके बाद ना जब आप रात को सोएंगे तब आपको ऐसा फील क्यों होगा कि आज मैंने क्यों अपना दिन वेस्ट कर दिया है। ठीक है, अपने आप आपको रात में जब सोएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आज क्या आपसे गलती हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, ये पहले तो यही थॉट लेके उठना है कि ये मुझे गलती तो नहीं करनी है भाई। ठीक है, ठीक है, टेंशन होती है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई जरूर करनी है आप लोगों को। ठीक है, और बस अच्छे से करते रहो। और 12th क्लास के लिए मैंने रैंक बूस्टर जो वो एमसीक्यूज भेजे हैं आप लोगों ने, पता नहीं शायद अभी भेजे हैं, बस थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा है मैंने, तो मैं अल्टरनेट डेज पे वो क्वेश्चंस भेजूंगी। ठीक है, और 55 क्वेश्चंस हैं इसके मोल कॉन्सेप्ट के, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे दिखाएं ना, चलेगा कि मैम ये देखो मैंने कर लिया है। ठीक है, क्योंकि इतना तो अब इतने बड़े हो गए हो आप लोग कि जो बच्चे समझदार हैं, जिनको पता है हमें क्या करना है आगे लाइफ में, वो करेंगे, मुझे शायद उनको बार बार बोलने की भी नीड नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं भेजूंगी और अल्टरनेट डेज पे भेजूंगी, यानी कि जो भी चैप्टर के मैं एमसीक्यूज भेजूंगी वो उसके लिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दूंगी। ठीक है, आपको मैं, आज तो लेट हो गया, आज 2 बज गए हैं ना, तो जब भी मैं भेजू, जैसे मान लो आज 2 बजे है, तो नेक्स्ट जो मैं भेजूंगी परसों सेम उस पे भेजूंगी। ठीक है, 2 या 1:30 बजे के आसपास, तो इन चीजों को आप सीरियसली लेंगे। ठीक है, 11th वालों को नहीं भेजे हैं, वो 12th वालों को भेजे हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ सुहानी बोलो। नो मैम, गलती से हो गया। ठीक है, तो आज हम देखो जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है वो 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी है। ठीक है, 11th में भी है और 12th में भी है। जो मेरे पास, जो अपने पास 11th में है ना, वो ग्रुप 13 और 14 ही है। ठीक है, वी हैव ओनली 2 ग्रुप्स, ग्रुप 13 एंड 14, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली। 15 to 18 आपका 12th क्लास में है। ठीक है, तो ये तो सबको ही करना है, 12th वालों को तो दोनों ही करने, 11th वालों का भी, 11th जो भी मैं करा रही हूँ आज और ये कल में कंप्लीट हो जाएगा, ये वो करवाऊंगी। देखो अगर मैं बोलूं इन दोनों चैप्टर की, अगर मैं बात करूं, मतलब पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है इन योर केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो भर भर के चीजें थियोरी तुम्हें दी हुई है, बट अगर मैं एनएमसी के सिलेबस की बात करूं तो उसने बहुत सारा सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया है पी ब्लॉक एलिमेंट से, जो बात सही है। ठीक है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखी एनएमसी ने, बट हमें स्टिल वो पढ़नी है चीजें। वो बताऊंगी कि क्यों पढ़वा रही हूँ मैं आपको, है ना, क्यों करा रही हूँ, वो मैं आपको जैसे लेक्चर के साथ साथ मैं जो भी चीजें बताती जाऊंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम वो चीजें क्यों स्टडी कर रहे हैं जो एनएमसी ने सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को 12th वाले भी अगर यहाँ पे हैं तो 13 और ग्रुप 14 मैं आप लोगों को कल तक करा दूंगी। 15 to 18 मैं तब कराऊंगी जब जो जेई मेन वाले बच्चे हैं उनका अटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो उनका पेपर कंडक्ट करेगी एनटीए, ठीक है, तो मैं उसमें ये देखना चाहूंगी कि 15 to 18 में जो ग्रुप पी ब्लॉक से क्वेश्चन आए हैं उनके मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में, उसमें क्या क्या पूछा है एग्जामिनर ने, क्या उसने जो सिलेबस मेंशन किया है क्या सिर्फ उसी में से पूछा है या उससे बाहर भी हो गया है। तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि तुम बच्चों को क्या कराना है इन ग्रुप 15 to 18। तो इसके लिए यू हैव टू वेट बच्चों। समझ आ गई सबको? पता चले मैं अब करा तो दूं और मुझे फिर वो दोबारा कराना पड़े, तो फिर इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये मैं तब कराऊंगी जब उन बच्चों का अटेम्प्ट हो जाएगा ना जनवरी में, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ
उन्होंने जो है ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे डाले हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में स्ट्रेटेजी अपनी रहेगी कि कैसे 15 to 18 को करना है। बट हाँ, ग्रुप 13 और 14 में जो जो मैं करा रही हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं हम, आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नया साल वाले दिन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो इस लेक्चर के बाद जो है आप चीजें देखोगे, जैसे जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक, क्या ट्रेंड्स हैं, है ना, जैसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखते थे। आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आना चाहिए इसके लिए, अगर जिसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं आता उसको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, यूनिक बिहेवियर, ठीक है। बोरोन और कार्बन का हम डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि आज हमारा ग्रुप 13 का है तो हम बोरोन फैमिली की बात करेंगे। बेटा वेटेज है 2023 में, देख लो कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इन ईयर्स में पूछे गए हैं, एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं होते हैं इस वाले चैप्टर में, क्लियर है। अच्छा मैम, इसके लिए क्या हम रेफर करें, कौन सी बुक रेफर करें, क्या कोई रेफरेंस लेनी है? नहीं, यू हैव टू कवर ओनली ऑन योर एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी कवर करनी है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, समझ आ गई सबको? ओनली एनसीईआरटी और जो नीट के पीवाईक्यूज हैं, और जो मैं अलग से क्वेश्चन तो देती रहती हूँ, वो मॉड्यूल इसका मैं अपलोड कर दूंगी आज, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो ना मैंने बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, बट आपको पता है ना किसको आपको प्रायोरिटाइज करके चलना है, ठीक है। तो वो चीज सुनाई दे रही है ना मेरी बातें, मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन है, एक बार फटाफट कर दो। ये तो अपनी वो बोलते हैं ना, ट्रेडिशन सा बन गया है कि किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मेरे को क्वेश्चंस करके दिखाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही मैं आगे चलूंगी। तो ये फटाफट 3 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल्दी से कर दो, ठीक है। लेस देन 1 मिनट में कर दो फटाफट। ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर कैन बी सेपरेटेड बाय। सुहानी कुछ हुआ है क्या बेटा? अच्छा मुझे बोल रही थी। हाँ, हेलो मैम। अच्छा ठीक है, तो आंसर बताओ फिर इसका। मिक्सचर, ठीक है। सब्लिमेशन, मैंने कहा था सब्लिमेशन के लिए, बाकी चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं अच्छे से आंसर। कैम्फर में क्या है बच्चा? कैम्फर में ध्यान रखना, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नेप्थलीन, ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है इसके अलावा और नहीं है, लेकिन ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो बार बार आपके नीट में रिपीट हो जाते हैं। ये देखो, a gas among the following that can be absorbed by potassium hydroxide, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही टिक मार्क करने वाले हैं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वेरी गुड, सबने आंसर सही, सब आंसर सही दे रहे हो, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। और कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये देख के मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी सारे बच्चे मेहनत करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में तो जाएंगे ना आप लोग, और किसी ना किसी फील्ड में जाएंगे तो एंट्रेंस भी देना पड़ेगा, और एंट्रेंस देने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे कैसे? जो मैं पढ़ा रही हूँ। द मोस्ट सुटेबल मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर रेशियो, क्या दिया हुआ है, हाँ, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, यस वेरी गुड। देखो ऐसे क्विक आंसर आने चाहिए, और ऐसे ही तुम्हें नीट का पेपर भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं फिर बोल रही हूँ, आपके सेक्शन ए में बच्चों में आपको थोड़ा सा मोटिवेट और कर दूं। कल जो 12th का पेपर था और नीट का जैसा पेपर होता है, आपके सेक्शन ए में बेटा आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ये बात मालूम है ना आप लोगों को? yes. और सेक्शन बी में आप लोगों की ना, वो बोलते हैं किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 15, है ना। और इसमें पता क्या होते हैं, जनरली ये सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं, मतलब अगर तुम 15 क्वेश्चन देखोगे तो 15 में से 2-3 तुम्हें ऐसे लगेंगे जो थोड़े से तुम्हें लगेगा या तो ये चैप्टर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। लेकिन 15 में से जो 10 क्वेश्चन है ना, वो तुम आसानी से निकाल लोगे अगर तुम एवरेज भी पढ़ के गए हो, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है यहाँ से, इवन सारे टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ से 40 नंबर लेना ना आसान रहता है कंपैरेटिव टू सेक्शन ए। समझ में आ रही है? यहाँ से 40 मार्क्स तुम्हारे लिए ले पाना इजी रहता है इसके कंपैरेटिव में,
ठीक है। तो इनके जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आपको आराम से करना है। आप 15 में से आपको 10 क्वेश्चन ढूंढने हैं आपके मन पसंद के, जैसे मैं बोलती हूँ ना, आपको मन पसंद के 30 क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ अपने मन पसंद के 30 क्वेश्चंस ढूंढ लो, सेम आपको नीट में भी यही करना है। सेक्शन बी में आपको अपने मन पसंद के 10 क्वेश्चन ढूंढने हैं, लेकिन मेक श्योर वो मन पसंद वाले होने चाहिए, उसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं एक दो गलत जरूर करके आओगे, क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं होता है कोई, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, 180 आउट ऑफ 180 भी आते हैं बच्चों के, बट एक दो कहीं गलत हो जाते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मैंने तो अच्छा ठीक है, तो ऐसे करना है आप लोगों को। और सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज सेक्शन बी का ना खास तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलें फिर अपने टॉपिक पे। तो देखो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी टेबल ओपन की हुई है तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या कवर करवा रही हूँ, ठीक है। और जो जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ वो अपनी प्लीज एनसीईआरटी में लिख लेना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। वेरी गुड, जिनके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, अब बस ऑफलाइन टेस्ट में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप लोग देख पा रहे हैं ग्रुप 13 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1, एन भूल तो नहीं गए ना, एन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, ठीक है। दिस इज योर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 14 की NS-NP2 होती है, ये चलता जाएगा, ठीक है। इसकी बात हम 12th में करेंगे, तो इसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट मेंबर बोरोन होता है, इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। मतलब क्या करते हैं ये, इनके देखो ना कितने इलेक्ट्रॉन है, NS2 NP1, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3 होगी। ऐसे ग्रुप 14 की +4, ये ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके अलावा भी और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे इसकी +1 होती है, 14 ग्रुप की +2 और -4 होती है, ये सब होती है, ठीक है। क्योंकि आज हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं तो इन सबको मैं डिटेल में लूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। ओके, उसके बाद बच्चे ये एनसीईआरटी ना आपको सारी नहीं पढ़नी है, जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना वही पढ़नी है आप लोगों को। मैं हाईलाइट, आप लोग हाईलाइट कर लीजिए अपनी उसमें, मैं इसमें करती जा रही हूँ अंडरलाइन, ठीक है जी। ओके, आइए इसमें क्या पढ़ना आपको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ना आपको, सारा नहीं पढ़ना आप लोगों को। अगर सारा ही पढ़ना होता फिर आप लोग मेरे पास ही क्यों आते, ठीक है। तो हमें वो पढ़ना है जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि बेटा सिलेबस कर दिया एनएमसी ने रिड्यूस, तो जो ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि हाई वेटेज यूनिट है अपने लिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बात तो ठीक है, हमें पता है ना डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। हाँ, या सिंपल उसमें बोलो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, पता है ये बात, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इनफेक्ट यहाँ से मैं क्वेश्चन भी बनाती जाऊंगी। आज कितने बजे, अभी 2:15 है, 3:30 तक देखना अपन ने कितने क्वेश्चंस बना लिए, क्लियर है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बनेगा, क्या लिखा हुआ है, इनफेक्ट द हैवीएस्ट एलिमेंट इन ईच पी ब्लॉक इन द मोस्ट मेटेलिक इन नेचर, क्लियर है। यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, तो क्या होते हैं ग्रुप 13 में, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही होता है। यानी कि सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट ये हो गया, थैलियम हो गया, तो यही क्या होगा, मोस्ट मेटेलिक इन नेचर होगा, क्लियर है। अगर मान लो ऑप्शन में थैलियम ना देके सिर्फ इन चारों की बात कर रखे, तो इंडियम इज द मोस्ट मेटेलिक इन नेचर, तो एक क्वेश्चन यहां से तुम्हारा बन गया, ठीक है। कि जो हैवीएस्ट एलिमेंट होंगे मेटेलिक इन नेचर होंगे, या तुम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्लियर होगी ये वाली बात, ठीक है। बहुत बढ़िया, आज क्लास में ही तुम लोगों को लर्न करके जानी है ये सारी चीजें। नेक्स्ट चीज पे आओ, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, जो मैं लाइन नहीं करवा रही हूँ मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, इधर आओ, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स, रुक जाओ यहीं पे, रुक जाओ, क्वेश्चन 2 यहाँ पे बना दिया है मैंने, ठीक है, रुक जाओ। हमें पता है बेटा सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन से होते हैं, ग्रुप 1 एल्कली मेटल सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, वाई, क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दे कैन इजिली लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। और सबसे ज्यादा
रिएक्टिव नॉन मेटल कौन से होंगे आपके? ग्रुप 17। वाई ग्रुप 17? क्योंकि उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। तो यानी कि सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए। तो जब इन दोनों के जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल कंपाउंड बनाते हैं तो वो जनरली क्या बनाते हैं बच्चे? हाँ, और ट्राई करो म्यूट करके रखो बच्चे अपने आप को, है ना, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए। आयनिक होते हैं। क्यों आयनिक होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यहाँ पे असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है? बताओ मेरे को। बन सकता है? आपको लिखा मिलेगा स्टेटमेंट, इधर आओ, स्टेटमेंट द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड विद हाईली रिएक्टिव मेटल आर जनरली आयनिक। ठीक है। रीजन लार्ज डिफरेंस बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों ही ठीक है एंड सेकंड वन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके। आगे चलो, आगे इसमें देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे आओ, क्या लिखा हुआ है? द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल वेयर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ठीक है, यस मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को पीरियोडिक। एक बार फिर देख लो, जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं लिख लो, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेटा म्यूट कर लो मुस्कान। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जिनको लगता है हमें ये चैप्टर आता है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर है। अगर आपको ये देखना है कि क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, यहाँ पे 12th वालों के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर है। उसके अलावा बच्चे आप लोगों को न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बताया था नो को नाश हुआ, नो को नाश हुआ, ऐसे करके आप जो है याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। चलूं आगे चलूं? ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ से आपके 6-7 क्वेश्चन अभी बनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना आप लोग जो मैं बता रही हूँ। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी ओपन कर रखी हो, अगर नहीं कर रखी है तो मेरी तरफ ध्यान दो बस। ठीक है, इधर आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 और मेजर रिस्पेक्ट। मतलब वो ये बोल रहे हैं आपका पी ब्लॉक, उनके जो ग्रुप का पहला बंदा है, पहला मेंबर है, वो कुछ हटके है, मतलब उसका कुछ यूनिक बिहेवियर है बाकी सबके कंपैरिजन में। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? जैसे सपोज तुम्हारे पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जो बोरोन का बिहेवियर होगा इन सबसे क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? आइए वो देखते हैं क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बोरोन के पास है, एक्सेप्शनल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है तुम्हारा बोरोन का जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है बच्चों। बोरोन का साइज क्या होता है बच्चों? स्मॉल साइज होता है, सबसे छोटा है, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे? साइज इंक्रीज होता है। ये मालूम है ये वाली चीज? ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? बोरोन के पास डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल बच्चों, डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, जबकि बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। जैसे बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1, यही होता है 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि 2d तो होता ही नहीं है, और इसकी क्या हो जाएगी? 3s2 3p1, इसकी 3d तो होती है। सेम 4s2 4p1 4d तो होती है, 5s2 5p1 4d तो होती है, 6s2 6p1 इसके पास भी होती है, डीएफ भी होती है इनके पास। तो ठीक है, तो बोरोन का पहली चीज क्या है? साइज छोटा है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होती है। यही रीजन है कि जो बोरोन है अपनी कोवेलेंसी 4 तक ही दिखा सकता है, 4 तक ही दिखा सकता है। याद करो मैंने एक BF3 बताया था आप लोगों को, लुईस एसिड होता है, बताया था। यस मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। हमें पता है इसके आउटर मोस्ट, देखो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6।
यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मान लेते हैं इसने रिएक्शन कर ली और इसने BF4 नेगेटिव बना लिया, क्या ये BF6 बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि मैम इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और जब नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए ये क्या है, इसकी कोवेलेंसी कितनी रहती है बोरोन की? 4 तक ही ये दिखा सकता है, अपनी कोवेलेंसी को ये 4 तक ही एक्सपेंड कर सकता है। क्लियर है? जबकि इधर आओ, जबकि जो एल्यूमिनियम है, इधर आओ, एल्यूमिनियम अपनी कोवेलेंसी 6 तक एक्सपेंड कर सकता है और ये बना सकता है। AlF6 3 नेगेटिव जो है एल्यूमिनियम बना सकता है। व्हाई? क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। समझ आई? तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसमें वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और अपनी कोवेलेंसी को बियॉन्ड 4 क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। कोवेलेंसी क्या है? कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, बस यही है। बताओ, पढ़े अभी इस पैराग्राफ को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आओ, यहां से आओ। द सेकेंड यहाँ पे देखो, सेकेंड इंपॉर्टेंस डिफरेंस, पहला तो साइज ही बता रखा है, विच अप्लाई ओनली टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स अराइजेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एलिमेंट, जो नीचे के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। ठीक है, and their lack in second period elements, the second period element of p block starting for boron are restricted to a maximum covalence of 4. Clear है? In contrast, the third period element of p group with the electronic configuration, इधर आओ, इधर आओ, have the vacant d orbital lying between 3p and 4s level of energy. Using these d orbital, the third period elements can expand their covalency above 4. Example ये दे रखे हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बना दिया मैंने, यहां से एक क्वेश्चन क्या बना दिया, वाई बोरोन फॉर्म्स ओनली BF4 नेगेटिव while एल्यूमिनियम फॉर्म AlF6 3 नेगेटिव। रीजन? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं बच्चों। और गुड आफ्टरनून, ये रिमेंबर मी? नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, तुम अपना नाम बता दो बेटा, ठीक है। तो बोरोन जो है BF4 नेगेटिव बना रहा है और एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए वो जो है कोवेलेंसी 6 तक दिखा रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी। यस मैम। ठीक है, अर्पिता, दीपक, गुंजन, क्लियर हो गया? साक्षी, चेतना, तनिष्का, वो नहीं आया ना? अच्छा जी नहीं आए। अंकिता, कोमल, 2 कोमल है यहाँ पे, एक 12th की कोमल, एक 11th की कोमल, जेबा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं सबके नाम लूंगी। ठीक है, चलें आगे। ओके उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, मेरे को यहाँ पे ना पढ़ाना है। अगर ये जोर देने लग गई ना कि तुम्हारा नाम क्या, बेटा पढ़ा नहीं पाऊंगी बच्चों को। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रेजेंस ऑफ दीज 3 डी ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस द केमिस्ट्री ऑफ हैवियर एलिमेंट इन अ नंबर ऑफ अदर वेज। ठीक है, मतलब क्योंकि बोरोन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है, बाकी सबके पास होती है, तो इससे क्या होगी, जो केमिस्ट्री है हैवियर एलिमेंट्स की कुछ डिफरेंट होगी। क्या होगा भी आगे चलते हैं। देखो एक तो यहीं आ गया, इधर आओ, एक और क्वेश्चन बना दिया, इधर आओ। Combined effect of size and availability of d orbital considerably influence ability of these element to form pi bond. अब क्या बोल दिया इन्होंने, एक चीज बोल दी बेटा कि जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का, जैसे अगर मैं बात करूं बोरोन की, ठीक है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है पी पाई बॉन्ड बनाने की। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? पहली चीज, बोरोन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो पी पाई तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। इतना क्लियर हो गया। दूसरा, पी पाई बनाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि इसका साइज छोटू है। 2p की ओवरलैपिंग एकदम गजब सी होगी। बताओ क्या कहते हो, है ना? तो इसीलिए इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है पी पाई बॉन्ड बनाने की। अगर मैं कार्बन की बात करूं, आपको तो पता है कैटिनेशन भी पढ़ के आए हो, ठीक है। अपने साथ भी बना सकते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं, लाइक दिस। देख पा रहे हो? इन सब में क्या है, पी पाई है। क्यों? क्योंकि ना तो कार्बन के पास डी है, ना नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है, ना ही ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बन गया, ये देखो कि जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप के, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। चलिए, एंड
एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सारे इसको, ठीक है। क्या बोल दिया सुहानी, देख रही हो ना क्या लिख दिया इसने, कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें पाई बॉन्डिंग जो है, पी पाई बॉन्डिंग जो है नहीं होती है। देखो, द हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। क्यों नहीं होती? जैसे देखो ना, जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, इसके पास 3p है, 4p है ना, 5p है, 6p है, तो क्या हो रहा है, साइज क्या है, बढ़ रहा है। 3p का 2p से ज्यादा, 4p का उससे ज्यादा, 5p 6p का सबसे ज्यादा। तो जब 6p और 6p आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैप क्या है, अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है फॉर द हैवियर एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। तो वो क्या बनाते हैं, क्योंकि उनके पास मैम डी ऑर्बिटल है, तो वो क्या बना लेते हैं, डी पाई पी पाई या डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डी पाई पी पाई या डी पाई। क्लियर है? जैसे मान लो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम अपना डी ऑर्बिटल यूज करेगा, ऑक्सीजन अपना पी वाला करेगा, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे तुम्हारा ये है, इधर आओ, सल्फेट है, तो इसमें ये देखो ना, तुम ये स्ट्रक्चर बनाते हो ना, मैंने तुम्हें वहां सिखाया था, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्डिंग में। इधर आओ, ये बनाते हो ना तुम लोग, बनाते हो? Yes, तो यहाँ पे क्या है, सल्फर की डी ऑर्बिटल यूज होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, पी हो रही है, तो इनमें पी पाई डी पाई की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये ऐसा मतलब है मेरा कहने का। आगे चलूं? yes, ma'am. आगे किसी को प्रॉब्लम है क्या अभी? Ma'am. ठीक है, ओके, आगे चलो। उसके बाद देखो, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, यहाँ से आओ। However, the coordination number in species of heavier elements may be higher than for the first element in the same oxidation state. Example से समझते हैं। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास है NO3 नेगेटिव, एक है PO4 3 नेगेटिव। एक काम करो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +5 ही आएगी। निकालो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, सॉरी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +5 आ रही होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आर्यन? ma'am. +5 आ रही है. विवेक आ रही है, रिया, अनम, यस मैम, +5 ही आ रही है। ठीक है, आ रही है। लेकिन नाइट्रोजन के देखो कितने हैं, 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि इसका कितना है, 4 है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 11th वाले जो बच्चे हैं, कितने उसके सेंट्रल एटम के अराउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, वहां पे 3 है। 3 क्यों है, वही रीजन है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है। क्लियर हो गई? देखो, पढ़ लो इसको एक बार, इधर आओ, इसको एक बार रीड करो। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑक्सो एनायंस। ऑक्सो एनायंस का मतलब क्या हुआ, ये देखो ना, अनायन है और ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका 3 कोऑर्डिनेशन है विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल एंड PO4 फॉस्फेट जो है 4 कोऑर्डिनेशन है इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग टू पाई बॉन्ड। देख पा रहे हो? ठीक है, यस मैम। क्लियर है? अच्छा, Yes, ma'am. उसके बाद बस इतना ही करना है ये। हाँ, क्या हुआ मैम, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही रीजन है इसका शिवानी, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, मेरे को ऐसा लगा किसने हैंड रेज किया। इतना हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखो ऊपर नाम क्या आ गया, ऊपर नाम देखो मैंने क्या लिख दिया, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। अभी तक क्या पढ़ रहे थे मैम, फिर हम अभी तक हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन गए यहाँ से भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। जो हमारा है आज का टॉपिक ही है बोरोन फैमिली, और वो वाली चीजें जो मैंने पढ़ा दी वो दोबारा आएंगी तुम्हारे पास। तो पहला देखो, पहला क्या लिखा हुआ है पॉइंट, बोरोन इज अ टिपिकली नॉन मेटल। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया तुम्हारा। अगर मैं बात करूं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोरोन क्या है आपका, नॉन मेटल है बच्चों। लिख लो कहीं पे चमका के, बोरोन क्या है, साइज छोटा है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। ओके, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटल है वो, ठीक है। बाकी जो आपके इंडियम, गैलियम, थैलियम, ठीक है, ये क्या है, मेटल। अभी बताया ना,
डाउन द ग्रुप जाके मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो बोरोन आपका क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, आप लोग लिखते जाना कितने क्वेश्चन बन गए हैं। यहाँ पे देखो, इधर आओ इधर आओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, बोरोन इज अ फेयरली रेयर एलिमेंट मेनली अक्कर एज। देखो कहाँ कहाँ पे बोरोन जो है मिलता है। सबसे पहला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहला है ऑर्थोबोरिक एसिड, अभी मेरे साथ ही लर्न करोगे तुम लोग। ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मेरे बच्चों, H3BO3। अभी याद करो, ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, H3BO3। दूसरा आता है तुम्हारा बोरेक्स। बोरेक्स, जो ये 12th में बच्चे हैं वो उन्होंने बोरेक्स भी टेस्ट किया होगा, तुम्हारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में है, उसमें इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में। Na2BO4O7.10H2O लिखो, इसको अपनी नोटबुक में लिखो, जल्दी करो, लिखो इसको, Na2B4O7.10H2O, ये है बोरेक्स। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला लिखो, करनाइट। करनाइट, इसमें क्या है, Na2B4O7.4H2O। मैम ये लर्न करना पड़ेगा, हाँ जी लर्न करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है पेपर में, क्योंकि उसने सारा तो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया पी ब्लॉक, तो हमें ये चीजों पे तो बहुत फोकस करना पड़ेगा मेरे बच्चों। ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स, करनाइट, इसको अभी के अभी लर्न करो मेरे साथ साथ। जल्दी से चैट बॉक्स में डालो मुझे, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2। ये कहाँ मिलता है, हमें इससे लेना देना नहीं है। लिखो, एक क्वेश्चन यहां से बन गया है, लिखो बच्चे सारे, लिख लिया। चलिए उसके बाद है, हमें कंपोजिशन भी नहीं देखनी, वैसे बोरोन के 2 आइसोटोप 10 और 11 मिलते हैं, हमें इसके बारे में जानना, हमें इसके बारे में जानना है। जिसने लिख लिया इधर ध्यान दो, एल्यूमिनियम जो है मोस्ट एबंडेंट मेटल है एंड द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ये अभी तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जेई में आ गया है, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। बताओ इनमें से थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो नाम क्या है उसका, एल्यूमिनियम है इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन है, ऑक्सीजन भैया जी, फिर कौन सा सेकंड एलिमेंट, सिलिकॉन भैया जी, फिर है एल्यूमिनियम जी। ऑक्सीजन, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। ये मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इनको ऐसे छोड़ते हैं, मैम ये तो बहुत बेसिक है, और यहीं से पेपर बनाएगा वो, क्योंकि आपको पता है नीट का पेपर वो बहुत ज्यादा बेसिक बनाने लग गया वो। ठीक है, तो अंदर से चीजें चुन चुन के निकालेगा एनएमसी, तो ये मेरी बात ना ध्यान रख लेना, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, हो जाएंगी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन एंड थर्ड नंबर वाला अपना एल्यूमिनियम। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, बॉक्साइट का। बॉक्साइट क्या होता है मैम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही है, Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल, बॉक्साइट। ये आ चुका है नीट में, ये आ चुका है बॉक्साइट का फॉर्मूला। क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद करो, Na3AlF6, Na3AlF6 ऐसे याद रख सकते हो, क्रायोल एल्यूमिनियम, क्रायोल एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको, Na3AlF6, या यू कैन ऑल्सो रिटन लाइक दिस AlF6 नेगेटिव, वैसे वो जनरली इस फॉर्म ऐसे ही देता है वो। ठीक है, Na3AlF6, यानी कि मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने को बोले, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स, करनाइट, अर्पिता यू देयर ना, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एंड लास्ट क्वेश्चन जो बनेगा, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट थर्ड एलिमेंट। क्लियर है, हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से अपने। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते जाओ, क्लास में ही करो, घर पे आप और चैप्टर कर लेना बस। ठीक है, आइए चलें आगे, चलो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जहां पे भी आपको लगे ना मैम, जहां पे देखो रट्टा मारने वाला, वहां तो रट्टा ही मारना पको, लेकिन जहां पे समझने का है, और अगर आपको बाय चांस समझ में नहीं आई वो चीज, तो उसी टाइम मुझे पूछ लेना, मैम एक बार दोबारा बता दो। शर्माने वरमाने की कोई बात है नहीं, वैसे तुम शर्माते भी नहीं हो, अब बहुत टाइम हो गया आप लोगों को मुझसे पढ़ते पढ़ते। ठीक है,
हाँ विवेक बोल बेटा। मैम इसके अंदर ये भी याद करना पड़ेगा कि जो इनके आइसोटोप दे रखे हैं मैम। जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया विवेक, बस वही बेटा। ओके मैम। ठीक है, ये नहीं करना, और ये लद्दाख में सांबर लेक ये नहीं करना तुम्हें कुछ भी। ओके मैम। ठीक है, हाँ चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वो हमें पता ही है, ग्रुप 13 की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? NS2 NP1 है ना। N क्या था अपना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, याद आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, आपको याद है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट पीरियड नंबर। याद करो, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें पीरियड नंबर के बारे में बताता है। कोई नहीं, भूल गए हो तो अभी तुम्हारी रिवीजन होगी। ठीक है, टेंशन मत लो, सब याद आ जाएंगे। ओके, आ जाओ। उसके बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट that while boron and aluminium have noble gas core, gallium and indium have noble gas plus 10d electron, and thallium has noble gas plus 14f electron plus 10d electron cores। यहाँ पे इधर आओ, बोरोन के पास तो पता चल गया ना, डी नहीं होता है, देख रहे हो ना। और एल्यूमिनियम में भी ये देखो डी ही होगा, 3d भरेगा, जबकि इंडियम और थैलियम में 5s2 5p1, तो इसमें क्या है 4d भी भरेगा, 4f भी फिल होगा। सेम यहाँ पे भी 6s2 6p1, तो यहाँ पे भी 5d भी फिल होगा, 5f भी फिल होगा। क्लियर है? देखो एक बार ध्यान से नजर मारो। हाँ, एल्यूमिनियम में वैकेंट होता है ना बेटा, 3d होता है ना वैकेंट। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो क्या लिखा इन्होंने इधर देखो, लेकिन हाँ वैकेंट होता है 3d, लेकिन इसमें 3d नहीं भरेगा ना, है ना, क्योंकि पहले 3s2 आता है। याद करो, थोड़ा सा बता देती हूँ, 1s 2s 2p है ना, 3s 3p 4s 3d। याद आ रहा है? हाँ। Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे गैलियम में डी क्या बोलते हैं, गैलियम में डी वाला होगा फिल, इंडियम में होगा, ठीक है, और आपका थैलियम में होगा। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, और थैलियम में क्या आ जाएगा? थैलियम में आपका 4f वाला भी आ जाएगा, मतलब सॉरी कौन सा है, 5f वाला भी आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। Yes, ma'am. आपको ये जो वो जो मैंने आप लोगों को वो बताया था, क्या नाम है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, तो आप देख लेना कि थैलियम में जो है 4f है, 5f में किस में आपको फिल करना है। लेकिन हाँ 5f इलेक्ट्रॉन में, मतलब f वाली ऑर्बिटल में आपके 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस d वाले में भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। फिर बोल रही हूँ, बोरोन एल्यूमिनियम हैव नोबल गैस कोर, गैलियम एंड इंडियम हैव नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए इसमें। ठीक है, लेकिन थैलियम में क्या है, एंथैलियम हैज 10d वाले भी, d में भी आएंगे 10, और f में भी क्या होंगे 14 वाले फिल होंगे। इनसे होगा क्या मैम? इनसे क्या होगा अभी मैं आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, चलिए चलो आगे, बस इसमें यही ध्यान रखना था। आगे चलिए बेटा। Yes, अब हम बात करते हैं, देखो अब ना मैं आपको यहाँ पे लेके आती हूँ डायरेक्ट, एक मिनट रुको बच्चे। अब मैं इसको टेबल पे लेके आती हूँ तुम लोगों को। इधर आओ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हाँ सुहानी बोलो। ओ सॉरी शिवानी वो तुम्हारा दोनों सेम है ना डिस्प्ले। हाँ आवाज नहीं आ रही शिवानी। चलो ठीक है, इधर आओ। नोबल गैस है तो उसमें 14f इलेक्ट्रॉन भी होगा और 10d इलेक्ट्रॉन भी होगा। किसमें किसमें किसमें? मैम थैलियम में। थैलियम में आपका 10d नहीं होगा, जो d वाला है आपका ऑर्बिटल उसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, साथ ही साथ f में आपके 14 इलेक्ट्रॉन भी फिल होंगे थैलियम में। ठीक है, एक काम कर सकते हो आप, इसकी जाके ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, दिख जाएगा। ठीक है, जिसमें d वाली में भी 10 इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे और 14 वाले भी, f वाले में भी होंगे 14। एक बार चेक कर। मैम टेबल में है ना इस वाली? हाँ टेबल में भी लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ ये देखो, ये रहा, ये देखो, मैं भी इतना ज्यादा वो कर रही हूँ। इधर आ जाओ इधर देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये देखो गैलियम में 3d वाला फिल है, क्लियर है, इसमें 4d वाला है, और इसमें भी देखो थैलियम में 4f वाला 5d वाला। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, ओके।
चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, मैं बात कर रही थी एटॉमिक रेडियाई की। बच्चों मेरे को ये सोच के बताना कि अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप साइज का क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज मैम इंक्रीज होता है पक्का? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। अच्छा, साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहां से तुम्हारे 4 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देख लो बीसी टेबल से। तो यही होना चाहिए, वैसे मैंने पीरियोडिक में बताया था ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो। इधर आओ एक बार, टेबल पे निहारो टेबल को, आओ। इसकी 88 है, ठीक है मैम। लर्न नहीं करना है, डेटा नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट याद करना है। इसका 143 है, यस मैम, ठीक है। मैम ये क्या हो गया, ये 135 पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद ये 167 है, ये 170। देखो इंडियम और थैलियम का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हालांकि थैलियम ज्यादा है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां से हमें क्या चीज क्लियर होगी कि जो गैलियम भैया जी हैं वो पीछे हैं, ठीक है। उनका साइज होना ज्यादा चाहिए था बट नहीं है। क्यों? इधर आओ, कॉन्फ़िगरेशन देखो। क्योंकि गैलियम में बेटा देखो क्या हो रखा है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, जबकि एल्यूमिनियम में 3D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसकी वजह से हमें पता है एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा होता है, फिर पी डी एंड एफ का, यानी कि डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, या यू कैन ऑल्सो से ड्यू टू इंटरवीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट? इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वैलेंस शेल कौन सा इसमें भैया? 4s2 4p1 वाले। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो गैलियम की एटॉमिक रेडियाई है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या होगा? लिख लो यहाँ पे, बैंगन होगा, फिर गैलियम होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। इसको अपनी नोटबुक में एक ऑर्गेनाइज तरीके में लिख लो, क्योंकि भी बहुत सारी डेटा आ जाएंगे, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो इसको, लिख लिया, ठीक है। तो बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला क्वेश्चन यहां से बना दिया मैंने। दूसरा देखो इस टेबल से, आयनाइजेशन। अपा को ना क्या करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ देखना, सेकंड से अपा को, सेकंड और थर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है? पहली आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की 801, क्लियर है। यहाँ पे देखो, क्योंकि कायदे से क्या है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था पहले कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इजी है। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन, क्या? कि मैम ये तो सही है कम हो रही है, लेकिन ये देखो ना गैलियम की बढ़ गई, ठीक है। फिर ये देखो, फिर इंडियम की कम हो गई, फिर मैम देखो थैलियम की फिर बढ़ गई। ये क्या है? क्या हो गया? इर्रेगुलर ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है, अब आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है, और जो मैं तरीका बताऊंगी वो आप लोगों को याद करना है, क्योंकि पेपर में तो ये आएगा, पेपर में तो ये आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं थैलियम की ज्यादा क्यों है इंडियम से। रीजन, क्योंकि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन है, इंडियम में सिर्फ d थे। 4f का शील्डिंग इफेक्ट कत्ते ही, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही खराब है, घटिया है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। साइज छोटा, साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा? आपको इलेक्ट्रॉन निकाल पाने के लिए क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर मैम इसका साइज क्यों बढ़ गया? वही एक्सेप्शन है, ठीक है। साइज में इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा कम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट इंडियम और थैलियम बराबर रह गए। बट हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इट मीन्स यू हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। अच्छा मैम गैलियम की क्यों ज्यादा है? वही सेम, ड्यू टू इंटरवीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे f इलेक्ट्रॉन्स। मैम इसको याद कैसे करेंगे? आइए,
ये देखो, पहले तो यहाँ पे लिख लो एक बार फटाफट से, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या था, गैलियम था, फिर एल्यूमिनियम था, फिर इंडियम था, थैलियम था, ठीक है, ये वाला हो गया। ये बिल्कुल एक बार इसको पैराग्राफ को भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम, इधर देखो 135 इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। रीजन आपको बता रखा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आयनाइजेशन में कैसे करना है, बनाओ, जो मैं बना रही हूँ वो तुम लोगों को बनाना है। इधर आओ, डब्ल्यू बना दो, डब्ल्यू, बिगड़ा हुआ डब्ल्यू बनाना है तुम्हें। अच्छा अच्छा डब्ल्यू नहीं बनाना, बिगड़ा हुआ डब्ल्यू बनाना है, जैसे मैं बना रही हूँ। बनाओ इसको, पहले बनाओ फिर लिखवाती हूँ, पहले बनाओ इसको, बिल्कुल ऐसा बनाना है जैसे मैंने। अगर तुमने ये सीधा बना दिया ना तो आंसर गलत आएगा बेटा, ये ध्यान रखना तुम लोग। बना दिया। इसलिए तुम लोगों को बिगड़ा हुआ डब्ल्यू बनाना है, जिसकी शक्ल खराब हो रखी है, ठीक है। बना दिया, चलो अब यहाँ पे लिखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। लिखो इसको, लिख लिया सबने? यस मैम। यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन, फिर थैलियम, अपने एनसीईआरटी में डेटा भी देखते जाओ, ठीक है। उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। चेक करो, सबसे कम इंडियम की है ना, चेक करो, ये रहा, कितनी है इंडियम की, 558। सबसे पहले बोरोन, फिर थैलियम, फिर आपकी गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम, ठीक है जी। देख लो, ऐसे आपको ध्यान रखना, है हो जाएगा। यस मैम। ठीक, हाँ, थम्स अप देते जाओ, मुझे पता लगना चाहिए कि कितना तुम लोगों को ये पी ब्लॉक वाला समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेट करने आपको ही क्वेश्चन है। अब जो याद रखने की चीजें हैं बेटा, क्या करे, याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इस चैप्टर को कंसिडर कर, इस चैप्टर को मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि लास्ट में करो, लास्ट में इन द सेंस कि जब आप लोगों का सारा सिलेबस हो जाए उसके बाद, ठीक है। क्योंकि मैं 11th क्लास को ये चैप्टर करा रही थी, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से पूछ लूं, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेंगे इसको, इधर आना। The observed discontinuity in the ionization enthalpy values between aluminium and gallium and between indium and thallium are due to inability of d and f electron. क्या यहाँ से assertion reason बन सकता है? Which has low screening effect due to compensate the increase in nuclear charge. यानी कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइजेशन एनर्जी के जो रेगुलर ट्रेंड है, जो जनरल ट्रेंड है, उसमें क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। ओके, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ये सब मैंने आपको वहां पढ़ाया था पीरियोडिक में, ठीक है। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट इज वेरी हाई, बस ये तो हमें वैसे भी पता है। तो यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था, एटॉमिक रेडियाई में ये है, मैं लिख भी देती हूँ, ये किस लिए था आपका, एटॉमिक रेडियाई गैलियम की क्यों कम हो जाती थी, ड्यू टू इंटरविनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, बस, ठीक है। चलो आगे चले, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो क्या ख्याल है, 2 क्वेश्चन बन गए ना अपने, एक तो एटॉमिक रेडियाई भी बन गया और अपना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बन गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो क्या सीन है, देखो बोरोन की तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है उसकी, सबसे ज्यादा है। फिर देखो एल्यूमिनियम की 1.5, 1.6, 1.7, फिर देखो थैलियम की फिर बढ़ गई देख पा रहे हो, थैलियम की बढ़ गई, क्यों बढ़ गई होगी, वही पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। तो हम क्या करें मैम, इसका ट्रेंड याद करना पड़ेगा क्या, हाँ करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे, लिखो पहले एक बार, अपना एक बार उससे डेटा से मैच कर लो। सबसे ज्यादा बोरोन की, ठीक है, कितनी 2, फिर थैलियम की, फिर उसके बाद इंडियम की, फिर गैलियम की और फिर एल्यूमिनियम की। मैंने इसको पता है कैसे याद रख रखा है, देख लो, हंसना मत। बालू, तालू, इंडिया गए आलू लेने, आज ही बनाई मैंने, क्योंकि मुझे कहीं मिली नहीं थी गूगल पे इसकी ट्रिक, इसलिए मैंने अपना बना दी कुछ भी। भालू इसका नाम आपको कुछ रखना है रख लेना, देखो याद करना, अब क्या करें, मैंने ऐसे ही याद कर लिया। बालू तालू इंडिया गए आलू लेने, ठीक है, क्योंकि ये सबको याद रह जाता है, क्योंकि अगर पता चले यहाँ से क्वेश्चन बना दिया ना, फंस जाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो इसलिए ये प्लीज याद कर लेना।
ठीक है, जो मन हो जो भी नाम लेना हो इसका, भालू, थालू, ठीक है, टल्लू, कुछ भी नाम लिखना हो लिख लेना, लेकिन कर लेना इसको लर्न, ठीक है ना। चलो चलें आगे फिर। Yes. यस मैम। चलो कितने क्वेश्चन बन गए? 3 बन गए। एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मैम एक पे और रह गया, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट पे रह गया। इधर आओ, बॉइलिंग पॉइंट का नहीं करना आपको, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट करना। इधर आओ, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 2453, 2453, देख पा रहे हो, 2453। उसके बाद देखो फिर किसका है, एल्यूमिनियम का है, फिर आपका थैलियम का है, फिर आपका इंडियम का है, और फिर आपका गैलियम। मैम ये सारा लर्न करना है क्या? नहीं, ये सारा लर्न नहीं करना, टेंशन ना लो। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बोरोन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों ज्यादा होता है बच्चे बोरोन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट? वो इसीलिए ज्यादा होता है, जो बोरोन का क्रिस्टल लैटिस होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा, उनमें जो मेटल मेटल के बीच, जो बोरोन बोरोन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर से सुन लो, बोरोन का साइज छोटा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो क्रिस्टलाइन लैटिस है, जैसे NaCl का बताया था ना मैंने आपको, वैसे बोरोन का भी होता है, B12 की फॉर्म में होता है वो, आइकोसाहेड्रन होता है इसका नाम, आइकोसाहेड्रन ज्योमेट्री होती है। आपको इस पे नहीं जाना है, सिर्फ ये सुन लो, इसका जो लैटिस होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको पता, अगर क्रिस्टलाइन लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको उसको तोड़ना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, है ना, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बोरोन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, बोरोन का क्या होगा, हाई Yes, मेल्टिंग ma'am. पॉइंट होगा, जबकि जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इसके बाद ये लाइन लिखो, इट इज वर्थ वाइल टू नोट दैट गैलियम विद अनयूजुअली मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो, बस आपको ये ध्यान रखना है, बोरोन का सबसे ज्यादा होता है, गैलियम का सबसे कम होता है, 303 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे भी वो क्या होता है, लिक्विड में होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, कुड एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक यूजफुल मटेरियल बन जाता है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। याद रहे, ठीक है, बस इतना जरूर ध्यान रखना, बोरोन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और गैलियम का सबसे कम होता है। क्लियर है ये वाली बात? बताओ, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके, चलूं आगे, हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। यानी कि इसमें अपन ने एक क्वेश्चन एटॉमिक रेडियाई पे बना लिया, उस पे बना लिया, किस पे, आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और आपने बना लिया बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है जी। देखो डेंसिटी नहीं करना है, जहां पे एक्सेप्शन नहीं है वो हमें पढ़ना ही नहीं है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएगा, जल्दी बताओ। एक्सेप्शन से। हाँ अनुषा, कहां से आएगा क्वेश्चन? एक्सेप्शन से मैम। हाँ वेरी गुड, एक्सेप्शन से आएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर दो अब, लो तुम्हारे लिए एक आ गया क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर चैट बॉक्स में दे दो, फटाक से चैट बॉक्स में दे दो, मेरे को पता है ये सबको आता है, ऑर्गेनिक थोड़ी ना ये, है ना। ऑर्गेनिक में तो अटक जाते हो तुम लोग। मैम क्या हो गया? दिशा, प्रीति, चेतना, वेरी गुड। जुबेर, अरे बहुत बढ़िया। नूर सबा, वेरी गुड। मुस्कान, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बोरो, ठीक है, आगे चलें। अभी क्वेश्चन की बरसात होने वाली है तुम्हें, बस 4 स्लाइड और कर लो तुम, ठीक है, आगे चले जी। चलो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? जनरल इंट्रोडक्शन वी हैव डन, है ना, कर लिया है ना, जिसमें आपने सारी बातें पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली हमने, ठीक है, और डीएनएफ इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, एटॉमिक रेडियाई पे पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जीज पे पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पड़ेगा, और एक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बोरोन कोवेलेंसी 4 तक ही दिखाता है, जबकि एल्यूमिनियम अपनी कोवेलेंसी को बियॉन्ड 4 एक्सपेंड कर सकता है। वाई, ये वाली चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। बोरोन टिपिकली नॉन मेटल है, जबकि बाकी मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। समराइज में आपसे कराऊंगी आज का पूरा लेक्चर, ठीक है। अच्छा चले आगे, चलो उसके बाद है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई
This prevent it to form +3 ions and forces it to form only covalent bond. मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने, यहां से आया भी हुआ है। इधर आओ, बोरोन में क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p1 होता है, ध्यान से देखो। Yes, ma'am. एक बात बताओ, बोरोन का साइज है छोटा, है ना? क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना तुम्हारे लिए आसान है? No, ma'am. नो मैम। सारे No, बताओ ma'am. सोच के एक बार। No, ma'am. कोमल No, ma'am. नहीं है। तो मतलब अगर चाहते हो आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 2 निकाल दो और ये +3 बना लो, तो ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है? ये क्या करता है बच्चे, ये शेयरिंग में विश्वास रखता है, ये शेयरिंग में विश्वास रखता है। इट मींस बोरोन क्या बनाता है? देखो इधर नजर मारो, Covalent bond. ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से बोरोन क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। लेकिन अगर आप नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा? साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होंगी वो ज्यादा नहीं होंगी, कम होंगी, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम 3+ है वो बना सकता है। क्लियर है? एल्यूमिनियम +3 बना सकता है। समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है। क्यों? साइज बढ़ रहा है। चलो मैम ये भी ठीक है, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये ध्यान रखना हो तो रख लेना, वैसे ध्यान रहेगा, ठीक है? ये जरूर ध्यान रखना जो मैंने एक बात बता दी। उसके बाद आऊं, पहले तुम लोग मुझे थम्स अप दो तभी मैं आगे चलूंगी, कहीं पता चले मैं करवाई जा रही हूँ तुम भूले जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप 13 आज क्लास में ही करके जाना है, क्योंकि घर पे भाई तुम्हें और चीजें पढ़नी है, चाहे वो 12th वाले हो और 11th वाले, तुम अपना जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे ना सारे बच्चे, जिन बच्चों का ध्यान अभी इधर उधर भटक रहा है, मुझे पता है कि इन बच्चों का ध्यान इधर उधर है अभी, अब बेटा प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि अब जो मैं कराने वाली हूँ ना, यहां से पता नहीं एग्जामिनर को क्या प्यार है। इस एक स्लाइड से मुझे नहीं पता एग्जामिनर को क्या प्यार है, तो प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से जो मैं बता रही हूँ। इधर आओ, एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 2s2 2p1 लिखो सारे बच्चे। एल्यूमिनियम की लिखो, आपको वैलेंस शेल वाली लिखनी है बस, 3s2 3p1, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मालूम है ना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था मैंने कभी। Yes, ma'am. गाजर की लिखो, 4th पीरियड का है। और इंडियम की लिखो 5s2 5p1, और थैलियम की लिखो, ठीक है? उसके जो नीचे वाला उसका हमें लेने देना नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है? हो गया? इधर आओ, इधर आओ। अभी मैंने एक चीज बोला था ना तुम लोगों को कि गैलियम इंडियम में डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और थैलियम में 4f भी आ रहा है, याद करो, अभी बताया ना मैंने। इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, ध्यान रखना, जो आपका गैलियम, इधर आओ ध्यान से सुनना, गैलियम इंडियम थैलियम में, आई रिपीट, गैलियम इंडियम थैलियम में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। मतलब जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो 4s इलेक्ट्रॉन पे, जो आपके ns इलेक्ट्रॉन, ns मतलब क्या हुआ आपका, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ns वाले इलेक्ट्रॉन है, उन पे जो पकड़ होगी, उन पे जो होल्ड होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 4s वाला कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के पास होता है एज कंपेयर टू p वाला। अगर मैं सेम शेल की बात करूं तो याद करो थोड़ा सा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Yes, ma'am. तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है ns वाले इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगी। तो अगर आप चाहते हो s में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, वो आसानी से नहीं निकाल पाओगे, हाँ या ना? तो जो गैलियम Yes, ma'am. इंडियम Yes, थैलियम ma'am. है, ध्यान से सुन लेना, जो गैलियम इंडियम थैलियम है, उस वाले केस में हमें 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। +3 तो मिलती ही मिलती है, साथ में +1 भी मिलती है। इंडियम में +3 देखने को मिलती है, +1 भी देखने को मिलती है, लेकिन थैलियम में मुझे क्या मिलती है, सिर्फ देखने को +1 ही देखने को मिलती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि गैलियम इंडियम थैलियम में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे क्या होता जाएगा, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की इंटरविनिंग होती जाएगी, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो कि ns इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से जो आपके
ये NP इलेक्ट्रॉन्स है वही पार्टिसिपेट जो है कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन ये जो ये मैंने बात बोली है ये ज्यादा ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? थैलियम, क्योंकि थैलियम ऐसा बंदा है इन सब में से, चारों में से, जो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? बस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। और इस पूरे इफेक्ट का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब क्या है? रिएक्ट नहीं करता। कौन सा पेयर रिएक्ट नहीं करता? भैया 6s वाला इलेक्ट्रॉन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि थैलियम में 4f और d वाले आ जाते हैं। क्यों? इससे क्या होता है? इससे मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? जो न्यूक्लियस है उसका जो होल्ड है 6s इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ 6p वाले इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल पाओगे, जिसकी वजह से ये +1 दिखाएगा। ठीक है, गैलियम और इंडियम भी दिखाते हैं +1, लेकिन ज्यादातर वो +3 में जो है वो स्टेबल होते हैं। मैम बोरोन का क्या ख्याल है? बोरोन भैया जी +3 में ही रहेंगे और एल्यूमिनियम भी +3 में जाएगा। पहले बताओ समझ में आया व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? Inert pair effect means NS electron do not participate in bond formation when we move from top to bottom. Yeah, you can also say reluctance of S electron to participate in bond formation. You can use any definition. ठीक है, Yes, अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बना रही हूँ, अपनी लिखते जाओ एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 1, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से। ठीक बोला मैंने कि जैसे तुम नीचे जाते जाओगे, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी। बोलो yes, ma'am. ठीक है। अच्छा जी, ये चीज समझ में आई। एक चीज देखो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इधर आओ। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बोरोन +3+1, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे +3 एल्यूमिनियम ये +1, अगर मैं लिख दूं गैलियम +3 गैलियम +1, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इंडियम +3 और इंडियम +1, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे थैलियम +3 और थैलियम +1, और मैं तुम्हें बोलूं भैया स्टेबिलिटी बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्या लिखोगे? बोरोन कहेगा मैं किस में रहना चाहता हूँ, जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम भी क्या कहेगा? +3, गैलियम भी, +3, लेकिन इंडियम, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ किस पे लगा? 6th पीरियड पे लगा। बहुत बच्चों को गलत फहमी हो जाती है, वो गलत भी पढ़ लेते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट मैम गैलियम में भी लग रहा है, इंडियम में भी लग रहा है। ना 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 ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है 6th पीरियड में। इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है 6th पीरियड में, तभी तो थैलियम सिर्फ +1 दिखा रहा है, तभी तो थैलियम +1 दिखा रहा है, जबकि गैलियम इंडियम भी दिखा रहे हैं +1, नो डाउट, बट +3 वाला क्या है उनका ज्यादा स्टेबल है। क्या मैं बोल सकती हूँ? क्या मैं बोल सकती हूँ जो थैलियम +3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, एजेंट है? सोचो, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। यस मैम, ये तो रिड्यूस करना चाहता है खुद को, ये तो Tl+1 में जाना चाहता है, तो यस मैम। और अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो दूसरों को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज। अगर मैं एल्यूमिनियम +1 की बात करूं तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये किसमें जाना पसंद करेगा? +3 में। यही तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। कोमल क्या कह रही है बेटा? कोमल कह रही है यस मैम, अपने आप को +1 में रिड्यूस करेगा। अब मेरे कहने पे एक बार जल्दी से पैराग्राफ पढ़ लो, जल्दी से। मनीषा, कोमल पढ़ो इसको, सबा पढ़ो इसको, जेबा। अच्छा, मेरे को अभी तक लग रहा था एक ही स्टूडेंट है, जेबा एंड अलग अलग है, फिर ठीक है। ठीक है, चलो करो। आई होप ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ऑर्गेनिक से तो इजी लग रहा होगा आई गेस। ऑर्गेनिक से किसको इजी लग रहा है? सच्ची बताना। अच्छा करो, हैंड रेस करो, थोड़ा बात भी होनी चाहिए ना क्लास में। अच्छा जी, 13 बच्चे ऐसे कह रहे हैं जिनको ऑर्गेनिक से इजी लग रहा है। अच्छा, इसमें ना ज्यादा याद करना पड़ रहा है, मतलब ऑर्गेनिक में तो फिर भी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो हो जाते हैं, इसके पता नहीं क्या ही होगा। हाँ यस मैम। मैम ऑर्गेनिक में तो लॉजिकल से भी हो जाता है, इसमें तो पता ही नहीं चलता। हाँ, इसमें वही बच्चा कर पाएगा जिसको याद है।
वही वाला सीन है, जिसको याद है वो लगा के आ जाएगा टिक मार्क, और जिसको याद नहीं है वो नहीं लगा पाएगा। बट कोई नहीं, हम तो सारा कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मैम मेरे बायो वाला केस हो गया। 100% आते हैं हैं मैम, इनऑर्गेनिक में मेरे 100% रहते हैं बस। मैम इसमें रट्टा मारना थोड़ा नहीं, अभी तो ये तो तुम्हारा रिड्यूस हो गया सिलेबस। वैसे ग्रुप 13 में तो मैं ज्यादा नहीं छुड़वाऊंगी तुम्हें, बट हाँ अगर तुम लोग पूरा पी ब्लॉक पढ़ते ना तो बच्चे करके ही नहीं जाते हैं बेटा पी ब्लॉक चैप्टर, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रटने का हो जाता है। बट ये है कि उसमें अगर बच्चा पढ़ के गया ना तो वो लगा के आता है माँ, क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है ना। अच्छा ये पढ़ लिया पैराग्राफ, जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है। इनफैक्ट गैलियम इंडियम थैलियम बोथ +1 एंड +3 द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फॉर हैवियर एलिमेंट। देख लो, ठीक है, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है 2022 का। इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज predominant, whereas +3 oxidation state is highly oxidizing in character। अगर थैलियम है +3 में तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और द कंपाउंड जो कि +1 में है वो मोर आयनिक होंगे देन दोज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ओके क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैसे ही कोवेलेंट करेक्टर उनमें आता रहता है। कहाँ पढ़ा था हमने, फजान्स रूल। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक भी थोड़ी बहुत आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। चलूं आगे, चल यस मैम। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये वाला, देखो एक बार। In trivalent state, the number of electron around central atom in a molecule of the compound of these element, example boron, BF3, will be only 6. Such compounds are electron efficient। बताओ जी, ठीक है, लुईस एसिड है तो इनकी क्या टेंडेंसी है, टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दस बिहेव एज लुईस एसिड। दिस इज योर नीट 2022 क्वेश्चन, पूछा था इनमें से कौन लुईस एसिड है। BF3 इज योर लुईस एसिड। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज। इसको मैं आगे चल के बताऊंगी। इसको देखो, यहां से देखो, BCl3 इजिली एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनियम टू फॉर्म BCl3। ये तो मैंने तुम्हें वहां पे भी पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। इधर देखो, बोरोन की अभी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, समझ में आई। जैसे ही NH3 इसके साथ जाएगा क्या करेगा, एडक्ट बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। याद करो, याद करो। तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 से sp3 हो जाएगी, और जो उसका ज्योमेट्री है वो प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट प्योर बाइटल है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। क्लियर है? देखो इधर, यस मैम। ठीक है जी। ये AlCl3 भैया जी क्या करेंगे फिर, उनके पास भी कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या बना लेते हैं बेटा, डाइमर बना लेते हैं। डाइमर क्या हो गया, 2 मोनोमर यूनिट। देखो 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से AlCl3 जो है इस तरीके से ब्रिज की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देख पा रहे हो बेटा, इसमें होता क्या है, इधर देखो, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस होते हैं, याद करो 3s2 3p1 होता है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, है ना, बताओ। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे यस क्या मैम। एक क्लोरीन, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म, मतलब इसको दे देता है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास भी वैकेंट प्योर बाइटल है, और इस वाले एल्यूमिनियम को ये दे देता है। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मेशन होती है। तो AlCl3 क्या बना दे रहा है, डाइमर बना दे रहा है, और इसका आपको ज्योमेट्री भी मालूम होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ही है। ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रल है, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आओ, ये क्या, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा क्या, चलो लिख देती हूँ। पढ़ो इसको, जब तक पढ़ो पढ़ो। इन ट्राइवेलेंट स्टेट, ध्यान से देखना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट, क्या हुआ, वाई बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट, किसमें, इसमें BF3 और इसमें बोल रही हो क्या, कोवेलेंट, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई अर्पिता ने। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, रुको। ये देखो, वैसे ये चीज नोट डाउन करने की है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। इधर देखो बेटा,
ये जो ये वाले बॉन्ड होते हैं ना, इनको हम टर्मिनल बोलते हैं। वैसे मैं B2H6 में तुम लोगों को बताने वाली थी, बट क्योंकि यहाँ पे भी मैं पढ़ा रही हूँ तो एक बार इसको देख लो, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। इधर आओ, एक बार बता देती हूँ इसको, फिर दोबारा वहां बता दूंगी। बेटा जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वाले AlCl, जो 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉन्ड्स। और जो ये है ना Al, ये वाले जो ये ऐसा Cl ऐसा है, ये इनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड्स बोलते हैं। और ध्यान रखना, जो ये ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं वो लोंगर होते हैं। क्या होते हैं? लोंगर होते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? 206। आपने सुना होगा ना 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, सुना है क्या 12th वालों ने? 11th वालों ने तो नहीं सुना होगा शायद। यस ठीक है? मैम। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है। ये वाला जो है जो ये वाला बॉन्ड है, एक मिनट रुको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये वाला, ये मैंने क्यों नहीं बताया अभी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी मैं तुम्हें पहले B2H6 में सिखा दूं कि होते क्या है चीजें, ठीक है। जो जिनको पता है एक बार देख लो। ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये देखो ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, ठीक है। और ये नहीं है, देखो ना 3 सेंटर्ड 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं आपके लोंगर होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो, जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। और जो आपके ये है कोवेलेंट बॉन्ड जो बने हुए हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बता दिया मैंने, जो 12th वाले बच्चे हैं। बाकी जिनको नहीं मालूम है मैम ये क्या बोल दिया आपने, वो मैं B2H6 में बताऊंगी कि कैसे है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। और हाँ, तुम इसके एंगल भी प्लीज ध्यान रखना कि जो टर्मिनल बॉन्ड्स के एंगल है वो 118 डिग्री होता है, ज्यादा है। और जो ये देखो, इधर देखो, जो ये ब्रिजिंग के साथ बने हुए हैं AlCl, ये देखो Cl AlCl, इसका 79 डिग्री है, ठीक है। ध्यान रखना ये, ठीक है। यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद आओ, ये पढ़ना एक बार। इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? पानी, एक मिनट कलर चेंज करने दो। हाँ, पानी ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? पानी के साथ रिएक्शन कराने वाले हो सारे। ओके, पानी में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। एक बात बताओ, ये लोन पेयर किस में जाएंगे? किसके पास जाएंगे? उस स्पीसीज के पास जाएंगे जिसके पास खाली जगह हो, उसी में ही तो अपने इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। जिसके पास ऑर्बिटल ही नहीं होगी वहां पे क्या करेंगे वो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए CCl4, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ही बनाता है ना, 4 से ज्यादा तो नहीं बनाता ना? बता दो मेरे को, बनाता है तो? ठीक है। तो कार्बन के पास खाली जगह नहीं है। अब खाली जगह नहीं है तो वाटर के साथ क्या वो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये मैं तुम्हें कहाँ बताने वाली थी? ग्रुप 14 में बताऊंगी, बट हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने का ये एग्जांपल लेना जरूरी था कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। रीजन? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है। क्या मैम उसका होता है क्या? BCl3 का होता है क्या? यस मैम, होता होगा। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या मैम एल्यूमिनियम के पास होता है? यस मैम, उसके पास तो d ऑर्बिटल है। बोलो हाँ या ना। तो ये देखो, अगर मैं ट्राइक्लोराइड्स की बात करूं, लाइक BCl3 हो गया आपका, है ना, AlCl3 हो गया, तो इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। ये देखो क्या बना लेते हैं ये, इस तरीके से टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है इनकी। याद करो, बोरोन, बोरोन 4 कोवेलेंसी दिखा सकता है, जबकि ये देखो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम ये बनाता है, जब उसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो क्या बना लेता है? ये बना लेता है हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, ठीक है। AlH2O का 6, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d2 लिखा भी हुआ है इसमें। और इसमें क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन बच्चा? sp3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। आई थिंक ये अभी उसमें तुम लोगों को मैंने बता दिया, हाँ बता दिया ये मैंने 11th वालों को भी हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ा रही थी। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल। यस मैम। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। हो जाएगा? तो मम्मी पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। यस, करें क्वेश्चन करें? यस चलो 2 क्वेश्चन तुम लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन ये आया था नीट 2023 में। इधर देखो, सिलेक्ट द एलिमेंट M whose trihalides cannot be hydrolyzed to form MH2O6।
करो एक बार हैंड रेस करो, अभी चैट बॉक्स में मत बताना बेटा मेरे को, आप लोग अपना हैंड रेस करो बस। शाबाश शाबाश। हाँ जी, दीपक, अर्पिता, यस ओके मैम, कर लिया। ठीक है। दिशा, अच्छा दिशा 2 हैं आज। हिमानी, इकरा, सबा, तेजल, विवेक, सुहानी, हो गया क्या? तुम लोगों ने कर लिया क्या हैंड रेस? चलो हो ठीक गया। है, अब जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बता दो इसका, और जो आप लोगों का आंसर है वही बताना मेरे को जल्दी से। डी 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 डी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये देख के खुशी हुई कि किसी ने डी के अलावा नहीं बोला, वेरी गुड। ठीक है, तो बोरोन भैया जी ऐसे हैं जो अपनी कोवेलेंसी को 6 तक नहीं लेके जा सकते। क्यों? ड्यू टू, लिख लो एक बार, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। आधे क्वेश्चन तो इन्हीं से ही सोल्व हो जाते हैं पीप लोग के, पता है तुम लोगों को, जबकि गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम के पास है डी ऑर्बिटल। ओके, दिस इज योर नीट 2023 क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, ठीक है, इसने बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, लेकिन ये आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करना करने का। अब मैं ये भी बताऊंगी कंट्रोवर्सी क्या थी इसमें। चलो करो करो हैंड रेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। आंसर दे दिया अर्पिता ने, तो 1 बोल रही है अर्पिता। सबका 1 है क्या? कोमल? यस भी तो हो सकता है। यस हाँ, सी भी हो सकता है, लेकिन इसके 2 आंसर नहीं है, एक ही है। अब बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट किसको माँ करोगे? मैम एक को करें। यही करना था। अब ध्यान से सुनना हुआ क्या था, ध्यान से सुनना एक बार, मैं जो बोल रही हूँ ना प्लीज ध्यान से सुनना। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है बच्चों को, तो अब देखो क्या करना है तुम लोगों को। देखो, अगर मैं बात करूं AlCl की, उसमें तो हमें पता है +3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसको तो लगा दो काटा, है ना। और थैलियम +3 में होता ही नहीं है, वो तो 1 में ही होता है ना। अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले, जस्ट कितने मिनट हुआ, अभी 5-7 मिनट पहले मैंने ये बताया था कि Tl जो होता है +1 ही दिखाता है प्रीडोमिनेंटली, वो +3 दिखाता ही नहीं है। यानी कि ये तो जो फर्स्ट ऑप्शन है पक्का 200% हमें यकीन है कि यही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मैम, हाँ लेकिन आपने ये भी बोला था कि इंडियम जो है +3 में ज्यादा स्टेबल होता है, +1 में नहीं होता है। अब हम फंस गए दोनों में, क्या मार्क करके आए, फर्स्ट करके आए थर्ड। अब कुछ बच्चे जैसे अभी यहाँ पे बोले हैं, उनको शायद उन्होंने फर्स्ट इसलिए बोला होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही ठीक है, शायद आप यही करके जो है मार्क करके आए। एक बात बताऊं, यहाँ पे शायद मैंने लगाया हुआ है क्या, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे नहीं है, मतलब एनसीईआरटी की स्निपिंग नहीं है। जब तुम मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इधर अच्छा अर्पिता ने तो नीचे देखा ही नहीं, अरे देख लेना था, ठीक है। तो जब तुम एनसीईआरटी चेक करोगे ना, एनसीईआरटी ने ना ये वाली रिएक्शन लिखी होगी ऐसा, उसमें लिखा हुआ है कि MX3 ये सारे बनाते हैं, कौन कौन? बैंगन, आलू, गाजर और इंडियम, एक्सेप्ट थैलियम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसने पढ़ना आप एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब सुनो इसका क्या ख्याल है बेटा, ये वाला ना इन्होंने एनसीईआरटी में गिवन नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि जो इंडियम I3 होता है ना, वो कम स्टेबल होता है इंडियम आई, मतलब जब उसके साथ आयोडीन लगा हो। समझ रहे हो मेरी बात? जब इंडियम के साथ आयोडीन लगा हो तो उसकी +1 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, +3 वाली ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को कैसे करके आना था, आपको क्वेश्चन ऐसे ही करके आना था, या तो देखो ग्रेस मार्क्स मिलती, अब ग्रेस मार्क्स तो मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और क्वेश्चन ठीक है तो फिर हमें यहाँ पे यही दिमाग लगाना था कि हमें पता है थैलियम तो भैया 200% +1 में ज्यादा स्टेबल होगा। और ये वाला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी है, जब पढ़ोगे, अभी तुम पढ़ोगे ना घर पे, तो एनसीईआरटी में भी है। तो मैम ये तो हमें सोच था, तो जो बच्चा करके आया था या तो वो छोड़ के आया होगा इस क्वेश्चन को, या वो लगा के आया होगा।
तो ऐसे करना है, वो फंसाएगा, इस बार भी फंसाएगा एग्जामिनर तुम लोगों को, क्योंकि उसके पास चैप्टर कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने ही देने हैं, उतने ही देने ना 45, तो अब वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें डालेगा ही डालेगा। ठीक है, तो इस बार अगर तुम लोग देखोगे तो इनऑर्गेनिक का जो पेपर था वो बहुत थोड़ा ट्रिकी था, अगर तुम लोग थोड़ा सा एनालाइज करोगे पेपर के पैटर्न को। ऑर्गेनिक वाज गुड, ऑर्गेनिक अच्छी थी, फिजिकल वाज इजी, बट इनऑर्गेनिक वाज ट्रिकी। एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें यही दिखा दिया। ठीक है, चलो आगे चलें क्या? पढ़ने का मन है? यस मैम, पढ़ना तो पड़ेगा, आ जाओ। ओके, जितना भी हमसे हो पाएगा अभी कर लेंगे, फिर हम बाकी जो बचा थोड़ा बहुत बच जाएगा ना, 10-15 मिनट अगर 20 मिनट का बच जाएगा, वो हम कल कर लेंगे विद ग्रुप 14, क्योंकि ग्रुप 14 बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है ना, आधे घंटे का है। ठीक है, इधर देखो बेटा, एक बार इसको पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, मतलब जब तुम ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये वाला टॉपिक एनएमसी ने मेंशन नहीं किया हुआ। मैम फिर क्यों करवा रहे हो आप? क्योंकि जो अभी मैं इसमें चीजें बताऊंगी ना, वो पीरियोडिक चैप्टर वाले सिलेबस में है, तो वो ये नहीं देखेगा कि मैंने यहाँ नहीं देखा, वो कहेगा कि भैया मैंने पीरियोडिक में दिया था तो तुम्हें तो करना था। समझ में आ गई? ये सिलेबस में मेंशन नहीं है एनएमसी के, बट क्योंकि तुम पीरियोडिक ऑलरेडी कर चुके हो तो उसमें ये है। अब देखो है क्या इसमें। पहली चीज, बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर उसके बोरोन के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, तो उस वाले फॉर्म में ये अनरिएक्टिव होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट तुम अगर इसका पाउडर्ड फॉर्म ले लेते हो, जिसको हम एमोर्फस फॉर्म बोलते हैं, तो वो उसका क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो अपने ऊपर, एल्यूमिनियम का जो मेटल है वो अपने ऊपर क्या करेगा, एक थिन लेयर बना लेगा अपने सरफेस पे, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा आएगा उसके साथ रिएक्ट करने तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो थिन लेयर बन गई है उसके ऊपर, वो उसको फर्दर अटैक से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन सेम अगर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं अमोर्फस फॉर्म ले लेती हूँ, ये रटने का है, ध्यान से सुन लो। अमोर्फस जो फॉर्म है बोरोन और एल्यूमिनियम को, मतलब अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हो, तो अगर आप इनकी रिएक्शन कराते हो एयर की प्रेजेंस में, तो आपको E2O3 टाइप का कंपाउंड बनेगा। अगर बोरोन है तो B2O3 बनेगा, अगर एल्यूमिनियम है तो Al2O3 बनेगा। अगर आप नाइट्रोजन के साथ करा रहे हो हाई टेम्परेचर पे, आपको नाइट्राइट्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, नाइट्राइट्स मिलेंगे। समझ आई? देख रहे हो EN टाइप से, देख लो। मैम ये अभी बताना थोड़ा सा, क्या बेटा? हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर तुम बोरोन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेते हो, यू नो ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल्स फॉर्म में, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने ऊपर थिन ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, जिससे फर्दर अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट इफ यू आर टेकिंग अमोर्फस फॉर्म, अमोर्फस फॉर्म एक तरह से क्या होता है, उसका पाउडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, बोरोन अगर एल्यूमिनियम का तुम एमोर्फस फॉर्म ले लोगे तो उसकी अगर रिएक्शन करवाओगे एयर की प्रेजेंस में, तो वो आपको ऑक्साइड्स देंगे, जैसे Al2O3 हो गया या B2O3 हो गया। अगर बोरोन के साथ करा रहे हो तो, नाइट्रोजन के साथ करा रहे हो तो नाइट्राइड मिलेगा। ठीक है, क्या होता है नाइट्रोइड बेटा, बताओ? नाइट्राइड 3 नेगेटिव होता है ना, इस तरीके से, तो ALN मिलेगा, ऐसे ही तुम्हें BN मिलेगा, नाइट्राइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, जो बोरोन का ट्राई ऑक्साइड है वो एसिडिक है, मानते हो ना, क्योंकि नॉन मेटल है बोरोन, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम, गैलियम एम्फोटेरिक होते हैं, याद करो, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, ये वाले सारे एम्फोटेरिक होते हैं। 12th वालों ने नहीं किया है ये तो टेंशन ना लो, तुम लोगों को पीरियोडिक करवाऊंगी मैं। ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम क्या होते हैं, ऑक्साइड्स, उनके एम्फोटेरिक होते हैं। और इंडियम और थैलियम वाले क्या होते हैं, बेसिक, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बोरोन जो है, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट लेते हो तो उसमें वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर है तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों, और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। अगर तुम एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट HCl के साथ,
ध्यान से सुन लो। तो तुम्हें क्या मिलेगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, जब मेटल के एसिड के साथ कराते हो तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये देखो। आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है, डोंट वरी। एल्यूमिनियम चेंज हो जाएगा एल्यूमिनियम +3 में, ठीक है, ठीक है। अगर तुम मान लो कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हो तो वो मत लेना, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, एल्यूमिनियम के चारों तरफ एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से वो फर्दर अटैक नहीं करवा पाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, डाइल्यूट HCl लिया, ठीक है। उसके बाद अगर वो बेस से रिएक्ट करेगा तो तुम्हें ये मिल जाएगा, प्लीज इसको रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Na+AlOH4। जो मेरे 12th के बच्चे हैं उनको इसका नाम भी मालूम होगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। जो 11th के बच्चे हैं उनको सिर्फ ये रटना है फॉर नाउ, ठीक है। अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा तुम्हें, हो जाएगा क्या? यस मैम। अब कितने क्वेश्चन है? चलो पहला क्वेश्चन ये करो, नीट 2022 में आया था ये, करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ध्यान से करना। ध्यान से करना बेटा। करो करो, हैंड रेस करो, ध्यान से करना, सोच समझ के आंसर करना। जेबा ने कर लिया, निगम, तनिष्का, शिवानी, सुहानी, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? कोमल, जो 12th क्लास की है कोमल, वो बताएंगे, बताओ बेटा। मैम 3 या 4 में कंफ्यूजन हो रही है, 3 लग रहा है वैसे। यस 3 होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम तो +3 में रहता है ना बेटा। यस मैम। देखो मेरे बच्चों, बोरोन +3 में रहेगा, एल्यूमिनियम +3 में रहेगा, बाकी जो आपके गैलियम, इंडियम, थैलियम होते हैं वो +3 के अलावा +1 भी शो करते हैं। तो ये देखो, गैलियम +1 इज मोर स्टेबल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इंडियम +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। एल्यूमिनियम +1, ये भी गलत है, एल्यूमिनियम तो +3 में ही रहता है वो। गैलियम +1 इज मोर, हाँ ये ठीक है, ठीक है। 4th वाला भी गलत है, एल्यूमिनियम +1 इज मोर स्टेबल देन गैलियम प्लस, ये गलत है। यही लगाया था क्या सबने? यस यस मैम। यस मैम। 2022 का क्वेश्चन है। Yes, ma'am. नहीं, 4th में कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि एल्यूमिनियम +1 में भी होता है, तो जब है ही नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी का भी क्या जिक्र करना, ठीक है। तो गैलियम प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम प्लस तो बनाएगा ही नहीं, वो तो रहता ही +3 में ना, ठीक है। ओके, अब एक बात देख लो, ये वाला एक बार मेरे कहने पे पैराग्राफ रीड कर लो। क्या ये मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें सारी चीजें? जल्दी से एक बार देख लो। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, मतलब एनोमलस का मतलब क्या है? वही यूनिक बिहेवियर ऑफ बोरोन। एक बार जल्दी से रीड कर लो। क्या ये चीजें मैं पढ़ा दी हैं? फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को। टेट्राहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल देख लो। कोवेलेंसी बोरोन की एल्यूमिनियम की 4 से ज्यादा हो जाती है ना। Al2Cl6 क्या बनाता है? ब्रिज कंपाउंड बनाता है। देखो एक बार, यस मैम। ले लो 10-15 सेकंड ले लो, आराम से पढ़ लो। क्या हुआ बेटा? हेलोजेंस वाला पार्ट नहीं है क्या किसमें बेटा? हेलोजन वाला किसमें नहीं बेटा? नहीं है बेटा, नहीं है। एक बार उसको रीड कर लेना, उसमें शायद लिखा होगा कि वो जो EX3 बनाता है एक्सेप्ट आपका थैलियम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या उसमें? एक बार रीड कर लेना, आई थिंक 2-3 लाइन का ही है वो, देख लो एक बार NCERT में, ठीक है। हो जाएगा ये, चलूं आगे मैं। चलो अब मेरे को ये कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन करके दिखाओ, और क्या, बस ये दिखाओ मुझे कि कितना समझ में आया। तो मैं 1.5 घंटे से पढ़ा रही हूँ मैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज, क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, नीट 2018 में आया था ये क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर करना, जल्दबाजी में मत देना, आराम से। याद रखना, जब भी P ब्लॉक के क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने, D एंड F ब्लॉक के क्वेश्चन आए और कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आए,
थोड़ा सा अपना टाइम ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में नंबर नहीं कटवाने हमें, ठीक है, इसलिए आराम से करना है ऐसे क्वेश्चन को। ओके, तो काफी, अरे क्या बात है, बहुत बच्चों ने आंसर जो है 19 से 20 बच्चों ने, मतलब आधी से ज्यादा क्लास के बच्चों ने जो है हैंड रेज किया है। यस, डी, ठीक है, डी फॉर डॉग, बैंगन, फिर गाजर, फिर आलू, फिर इंडियम और थैलियम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओगे क्या? यस मैम। बालू, तालू, इंडिया, गए, आलू। इंडिया गए आलू लेने। ठीक है, तो फिर जैसे बनाना है वो बना लेना, मैंने ये बहुत ही पता नहीं इलॉजिकल सा तो बना दिया। ठीक है, ये हट कैसे गया भाई, मेरा हटा दिया। मैम याद हो गया है अच्छे से। अच्छा हो गया, फिर ठीक है भाई, इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जब तक मैं लिखती हूँ ऊपर। ये आपका आया था नीट 2015 में, ये तो बिल्कुल देखो एनसीईआरटी की लाइन से उठा लिया ये बिल्कुल। तो ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है, एनसीईआरटी में से ही आता है ये चैप्टर। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट, वेरी गुड, अरे क्या बात है। यस, थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। चलिए, मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, लिख सकती यस मैम। हाँ मैम। हूँ। ओके, ये हट कैसे गया, मेरा हटा दिया भाई किसी ने, ये स्लाइड में तो लिखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम लोग करो क्वेश्चन। हाँ मैम, ये तो कर लेंगे, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बट ये आया हुआ था इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। ना 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 ना, गलत 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 कर दिया, इधर देखो, लीस्ट लाइकली, यही करते हो तुम लोग, यही करते हो तुम लोग। मैम बी। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। लीस्ट लाइकली पूछा है, ठीक है अर्पिता, और जिन्होंने भी ये बोला था, अब ठीक है, लीस्ट लाइकली पूछा है ना, यानी कि वो ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से लुईस बेस नहीं होगा, तो BF3 नहीं होगा। इन सबके पास तो है ना, लोन पेयर है, नेगेटिवली चार्ज है, ये भी इसके पास भी लोन पेयर है, यही यही तो फंसा देता है एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे, हम एक काम करते हैं, ओके, जो ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन हम एक काम करते, कल कर ले या आज बताओ, आज ही करा दूं? मैम कल करा देना। मैम कल डेटा है बायो की क्लास है, 4 PM से मैम क्लास है। अच्छा 4 बजे से, अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, तो देख लो ना कितना रह गया। आज इतना जरूर मतलब पढ़ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, फिर मैं बोल रही हूँ ये वाला एनएमसी के सिलेबस में नहीं है मैम, फिर क्यों करवा रहे हो हम, वो मैं इसलिए करा रही हूँ बच्चे, जब तुम अभी 12th में हो तो तुमने बोरेक्स बेड टेस्ट तुम्हारे सिलेबस में है ना, तो अगर बोरेक्स बीट टेस्ट तुम्हारे सिलेबस में है तो भैया हमें बोरेक्स पढ़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम सेफ साइड चलते हैं, थोड़ा कर सकते हैं ना, ठीक है, तो कर लेंगे, फिर क्या हो गया, 2-3 पेज ही तो है, कर लेंगे। चलो एक ये क्वेश्चन कर दो, फिर मैं छोड़ दूंगी तुम लोगों को, ये कर लो, ये 2022 में आया था। हाँ ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हो, क्या करना ये जरूरी है बेटा, समझी नहीं मैं, क्या करना जरूरी है, ये चैप्टर तो पढ़ोगे ना अगर तुम्हें नहीं आता तो। ए क्यों बोल रहे हो भाई तुम लोग, अच्छा ठीक है, मैम ए होगा, मैम यही होगा। ए का 4 होगा, बिल्कुल ठीक है, करनाइट का आपका बी का 2nd होगा, और सी का आप लोगों ने बिल्कुल तो सही बोला है। अब ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, यस मैम। फर्स्ट है, ठीक है। बोरेक्स बीट क्या होता है ये मैं कल बताऊंगी, B2H6 का स्ट्रक्चर बताऊंगी, और खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मत करना, ये वाले ये कर सकते हो, और जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, बाकी फिर भी अगर नहीं मालूम है तो मैं नेक्स्ट क्लास में कल रख लेते हैं, काम करते हैं, यही सेम टाइम रखेंगे, और ट्राई करेंगे कि
Yes. ग्रुप 13 प्लस ग्रुप 14 के क्वेश्चन निपटा के साइड में रख देंगे और अब फटाफट से ये क्वेश्चंस ट्राई करने की। और अब फटाफट से मुझे समराइज कर दो, इम्पोर्टेंट चीजें बता दो कि आज जहां से क्वेश्चन बने हैं हमारे। ठीक है, तो हम हाँ सुहानी तुम बता रही हो? यस मैम, हाँ हमने पहले जर्नल इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें बोरोन जो था नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता था और उसके नीचे भी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम थे, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता था। बाकी बचे फिर- चैट जीपीटी स्ट्रक्चर। हाँ फिर बोलो। हमने ग्रुप 13 में बोरोन फैमिली का कैरेक्टर्स देखा था जिसमें बोरोन जो है नॉन मेटेलिक होते हैं, जिसमें हमने ऑर्थोबोरिक एसिड का H3BO3 और बोरेक्स का Na2B4O7 और 10H2 होता था और कर्नाइट में 4H2 हो जाता था। वेरी गुड। और फिर हमने एल्यूमिनियम जो था मोस्ट अबंडेंट मेटल था, थर्ड मोस्ट अबंडेंट अर्थ पे पाया जाता था। और फिर हमने एटॉमिक रेडियस देखा था कि सबसे ज्यादा बोरोन की होती है, फिर गैलियम की, और फिर हमारी एक सेकंड करेक्ट कर रही हूँ, बोरोन की सबसे ज्यादा या कम? सबसे कम होती है, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम और थैलियम की होती है, थैलियम की। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बस इतना बहुत है, आगे का कौन करेगा? चेतना तुम करोगे क्या? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी थी, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का ये ध्यान रखना भाई। बोरोन सबसे ज्यादा होता है, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। वेरी गुड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है बोरोन, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ओके। बालू तालू इंडिया गए आलू लेने। ठीक है, चलो अब 5 नंबर का तुम लोगों का टेस्ट ले रही हूँ, जल्दी से आ जाओ ग्रुप में, जल्दी से। ग्रुप 13 में बोरोन फैमिली में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में। ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बोरोन BF6 नेगेटिव बना सकता है क्या? नो 3 नेगेटिव बना सकता है क्या? रीजन लिख दो फटाफट से, रीजन लिख दो, वाई रीजन लिख दो फटाफट, रीजन लिख दो। वेरी गुड, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, थैलियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +1 या +3? जल्दी लिखो, लिखो +1 या +3। ओके ठीक है। एल्यूमिनियम किसमें एग्जिस्ट करता है? +3। लिखो तनिष्का चैट बॉक्स में, हाँ +3 में होता है। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जब एल्यूमिनियम बेस के साथ, एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? मालूम है क्या उसका स्ट्रक्चर? मालूम है क्या? मालूम है तो लिखो, नहीं तो एनसीईआरटी टेट्रा हाइड्रोक्सी करके कुछ था। टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट करके था, जो 12th वाले हैं। बाकी ये आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है? ओके ओके, और क्या पढ़ा अपन ने, और क्या चीजें करी अपन ने? एक बार देख लेते हैं, मैं भूल गई। हाँ ये हो गया। कर्नाइट का जल्दी से उसमें वो लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स एयर। हाँ कर्नाइट का फॉर्मूला लिखो। ये तेजल जिंदल सृष्टि सिंह है क्या? यस मैम। आज चुप चुप क्यों थी भाई तुम? मैम लेट ज्वाइन करा, मैं बाहर थी ना। अच्छा ठीक है, लिखो 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 लिखो, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार म्यूट कर लो सुंदुस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। वेरी गुड, एम्फोटेरिक होते हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ। हाँ नो को नाश हुआ, NOCO N2O H2O। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ओके। ठीक है, तो आज के लिए यही करेंगे। और ये क्वेश्चन अगर देखो तुमसे हो जाए, जो मैंने करवा दिए हैं वो करने की कोशिश करना, और जो नहीं हुए वो आप रहने देना, ठीक है? और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्रुप 13
और अपना ग्रुप 14 जो कि बहुत छोटा सा है, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा है, ग्रुप 13 से भी बड़ा है, बट क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हारी उसमें से खत्म हो चुकी हैं, रिड्यूस हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, तो हम लोग उसको जो है बहुत जल्दी खत्म